ओके जी, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है इस कोर्स के हवाले से। तो इस कोर्स का अगर बात करें तो इस कोर्स में हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे कि पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देन फिर इसमें देखेंगे हम लोग कि प्रोफाइलिंग और एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे कि कितनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस हम लोग अचीव कर सकते हैं थ्योरेटिकली। देन फिर इसमें हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग पैरेललाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो हमारे पास शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद फिर हमारे पास प्रोग्रामिंग कैसे करनी है हमने शेयर्ड मेमोरी के अंदर या डिस्ट्रीब्यूट के अंदर, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं शेयर्ड या डिस्ट्रीब्यूट मेमोरी की, वो यूजिंग द ओपन एम पी और या फिर एम पी आई की। ये दोनों जो हैं वो ए पी आईज़ हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मगर ओपन एम पी जो है वो हमारे पास शेयर्ड मेमोरी के लिए प्रोग्रामिंग इस्तेमाल इन्वायरमेंट है और एम पी आई जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी की केस के अंदर है। दैन इसके अलावा फिर हमारे पास कंप्यूटिंग के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा हमारे पास जी पी यू होते हैं, मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। सबने नाम सुना होगा जी पी यूज़ का, या जिसको हम लोग ग्राफिक कार्ड्स कहते हैं। तो उन जी पी यूज़ को कैसे हम लोग कंप्यूटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस है या एग्जीक्यूशन है यूज़र्स के लिए वो फास्टर हो जाए, या कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग फास्ट रेट के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकें या सॉल्व कर सकें। तो जीपीयू के लिए जो हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग टूल इस्तेमाल करेंगे वो CUDA का होगा, जो कि एनवीडिया का ग्राफिक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। उसके अलावा फिर हम लोग कुछ विजुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग के ट्रेंड्स देखेंगे कि ये क्या हैं, और इनके अलावा कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स होंगे जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड हैं। अच्छा, इस कोर्स के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होने चाहिए इस कोर्स को टेकअप करने से पहले। सी प्लस प्लस या जावा के अंदर आपका थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस लाजमी है। देन उसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज हो रिगार्डिंग हाउ द कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क्स, एंड आल्सो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि आप लोगों ने ये दोनों कोर्सेज जो हैं पहले पढ़ लिए होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी और आर्किटेक्चर का भी कोर्स। इज दैट सो? ऐसा ही है, आप लोगों ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का और आर्किटेक्चर का कोर्स पहले पढ़ लिया है ना? यस सर। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों के इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे कि आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर कैसे ऑर्गेनाइज होता है, देन उसमें बेसिक आर्किटेक्चर्स ये सब चीज़ें पता होंगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि रिलेटेड हैं आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दैन जो इसकी रिलेटेड बुक्स हैं वो मैंने इधर अपलोड कर दी हैं टीम्स के अंदर, वो आप लोग देख सकते हैं। मेजॉरिटी कंटेंट जो हम लोग वो पहली जो दो बुक्स हैं उनमें से फॉलो करें। अब हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो अगर हम लोग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एक ऐसा एरिया है कंप्यूटर साइंस का कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस जो होती हैं उनको हम लोग उन पे कुछ एग्जीक्यूशन टाइम को हमने रिड्यूस करना होता है। क्यों रिड्यूस करना होता है? क्योंकि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम या एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस की जो नेचर होती है वो काफ़ी हैवी किस्म की होती है कि या जो हमारे पास प्रोसेस या जो एप्लीकेशन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा हमने प्रोसेस करना होता है। उस केस के अंदर फिर हमें हमारे पास कुछ ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस हो जो कि उसको एफिशिएंटली तौर पे या उसकी एग्जीक्यूशन को कह सकते हैं कि हम लोग फास्टर अचीव कर सकें। जैसे हमारे पास मशीन लर्निंग की एक एग्जांपल है कि जिसमें हम लोग कुछ डेटा सेट्स को ट्रेन करते हैं अपने मशीन लर्निंग के मॉडल के ऊपर। देन उस मॉडल से फिर हम लोग कुछ प्रिडिक्शन या इस तरह डिजीज़ प्रिडिक्शन कुछ भी हम लोग उससे जो ट्रेन किया होता है उससे कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट हम लोग लेते हैं। या इसके अलावा भी हम लोग बात करें, जैसे आपने अगर लाइव डिफेंस के सिमुलेशंस देखनी हो तो उधर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है हमें प्रोसेस करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का होना ज़रूरी है कि जो कि फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस कर सके। और ये जो फास्टर एग्जीक्यूशन है ये हमारे पास जो अचीव हो वो रिगार्डिंग कि जो हमारी जो प्रोसेस है वो उसको जल्दी से एग्जीक्यूट कर सके और हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो एक एफिशिएंट और रिलायबल वे के अंदर अचीव हो सके।
उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर भी अवेलेबल हैं। जैसे डेटा सेंटर का एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमारे पास बिलियंस ऑफ यूज़र का डाटा आ रहा होता है, तो उसके अंदर हमारे पास हाई परफॉर्मेंस स्विचेस या हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स होते हैं जो कि बिलियंस ऑफ यूज़र के डाटा को एक साथ प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ फाइनेंस या बिजनेस के मॉडल्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पे लाइव अपडेट्स हो रही होती हैं स्टॉक्स के अंदर, तो उनको एग्जीक्यूट करना, उनमें ट्रेंड्स जनरेट करना या एनालिटिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में हमें चाहिए होती है या मशीन्स चाहिए होती हैं। या अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो उसमें भी हमारे पास कुछ सिमुलेशन हम लोग कर रहे होते हैं, तो उधर भी हमारे जो है होता है वो ऐसी डिवाइसेस चाहिए होती हैं जो कि हमारे सिमुलेशन को फास्टर एग्जीक्यूट कर सकें या उनके साथ कॉम्पेटेबल हों। या इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें तो इंजीनियरिंग के अंदर मटेरियल साइंसेज के अंदर हम एक्चुअली देखते हैं कि सॉइल टेस्टिंग या इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जिसमें हमारे पास सिमुलेशन या मॉडलिंग की चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग उनको सिमुलेट करते हैं उस एनवायरनमेंट को, दैन उसको मॉडल करके दैन फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह की जो सारे एरियाज हैं वो हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को रिलाई करते हैं। दैन आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी आर्किटेक्चर के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं मूर्स लॉ। मूर्स लॉ क्या है, कोई बता सकता है आपकी क्लास में से? एनीवन? मूर्स लॉ एक्चुअली बताता है कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होना चाहिए, कितने अमाउंट या कितने सिग्निफिकेंट तौर पे इंक्रीज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू टाइम है। तो हमने देखा है कि जो ट्रांजिस्टर्स ऑन अ चिप और नंबर ऑफ डेवलपमेंट ईयर जो है वो एक्सपोनेंशियली तौर पे इंक्रीज़ करा। तो मूर्स लॉ यही बताता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप जो एक्चुअली प्रेडिक्ट करता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप कितने हो सकते हैं। तो आजकल जो हमारे पास बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप होते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जब पेंटियम की टेक्नोलॉजी आई थी तो अराउंड 10⁻⁶ मतलब अराउंड 1 लाख ट्रांजिस्टर जो थे वो एक चिप के ऊपर होते थे। आजकल जो है हमारे पास यूजली बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर चिप के ऊपर मौजूद होती है। दैन अगर हम लोग बात करें कैसे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो इनिशियली तौर पे एक 1971 के अंदर जो इंटेल 400 वोल्ट जो आर्किटेक्चर था काफ़ी मशहूर हुआ था। उसके अंदर अगर उसके आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें 4 बिट डाटा प्रोसेस होता था। उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स जो थे वो 2300 ट्रांजिस्टर्स हैं और जो प्रोसेसर का साइज़ था वो अराउंड 10 माइक्रोन्स था और जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो अराउंड 108 किलोहर्ट्ज़ थी। तो ये काफ़ी आज अगर आज के कंप्यूटर से कंपेयर करें तो काफ़ी स्पेक्स में काफ़ी पीछे है। मगर जो 5 ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस में ये हमने ये देखा मूव्स लॉ ये कहता था कि ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ट्रांजिस्टर का कैपेबिलिटी रेट। तो अराउंड 25 ईयर्स लेटर हमारे पास जो पेंटियम 2 टेक्नोलॉजी थी 1996 के अंदर, उसके अंदर 4 बिट डाटा से हम लोग इंक्रीज़ होके हमारे पास 32 बिट डाटा हम लोग प्रोसेस करते हैं। दैन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप देख सकते हैं 5.5 मिलियन ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप हो गए और जो प्रोसेसर का साइज़ है वो भी सिग्निफिकेंटली तौर पे रिड्यूस हो गया क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप जो है ज़्यादा है, तो जिस प्रोसेसर का साइज़ है वो कम हो गया। दैन अब आप प्रोसेसिंग स्पीड भी देख सकते हैं वो मेगाहर्ट्ज़ में है और एज़ कम्पेयर टू किलोहर्ट्ज़ के अंदर। तो जो टेक्नोलॉजी एडवांस है उसमें हम लोग 5 ईयर्स का बेंचमार्क रखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी 5 ईयर्स जो इंक्रीज़ इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है वो अराउंड 2 टाइम्स है या डबल है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन द चिप जो है वो हम लोग ज़्यादा कर लें, तो उससे हमारी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वो ज़्यादा हो सकती है। इसके बजाय एक और चीज़ हो सकती है कि अगर आपके पास मल्टीपल कोर आर्किटेक्चर हो, उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जो आपके पास एप्लीकेशन है या जो प्रोसेस है उसको अगर डिवाइड कर लिया जाए इक्वल चंक्स के अंदर और हर कोर के ऊपर वो चंक ऑफ एप्लीकेशन जो है अगर इसको रन किया जाए तो हमारे पास जो ओवरऑल प्रोग्राम होगा वो काफ़ी फास्टर एग्जीक्यूट होगा बजाय इसके कि ये पूरी एप्लीकेशन जो है वो एक कोर के ऊपर रन हो रही होती। तो इस तरह का जो केस है उसको हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं कि जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन को हम लोग पार्टीशन कर देते हैं बेस्ड ऑन जितनी कोर्स हैं उसकी बेस के ऊपर और फिर हर
पार्ट ऑफ एप्लीकेशन का जो है वो उस कोर के ऊपर मैप करके देन रन करते हैं। जैसे इस केस के हम देख सकते हैं कि जो पार्ट ज़ीरो एप्लीकेशन का पार्ट नंबर 0 वो रन हो रहा है कोर 1 के ऊपर, इस तरह पार्ट 1 जो कोर 2 पे, तो ये हमारे पास इस तरह की इन्वायरमेंट जो एप्लीकेशन पार्टीशनिंग इन्वायरमेंट लाती है, जिसमें हम लोग मल्टी कोर आर्किटेक्चर को एडवांटेज का उठा के तो जो एप्लीकेशन है उसको फास्टर तौर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसकी पार्टीशनिंग कर दी जाए, देन उसको फिर रन किया जाए नंबर ऑफ कोर्स के ऊपर। जैसे यूजली हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास डुअल कोर आर्किटेक्चर है, उसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो डुअल कोर का मतलब ये कि नंबर ऑफ कोर्स जो है वो 2 हैं। थ्रेड्स का मतलब ये है कि आपने एक प्रोसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स बनाने हैं, या एक प्रोसेस को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो अगर आपके पास डुअल कोर आर्किटेक्चर है तो एक एप्लीकेशन जो है 4 थ्रेड्स के ऊपर रन होती है। इस नंबर ऑफ थ्रेड्स हम लोग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं शेयर्ड मेमोरी के केस के अंदर। तो इस कोर्स में हम लोग वो भी देखेंगे कि नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास मल्टी कोर आर्किटेक्चर के अंदर। अच्छा, देन अगर हम लोग बात करें मल्टी कोर आर्किटेक्चर के इंट्रोडक्शन से पहले, तो हमारे पास ये था कि जैसे-जैसे हमने जब सिंगल कोर आर्किटेक्चर था, जैसे इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे हमने कंप्यूटेशन कैपेसिटी इंक्रीज़ की, जैसे अभी मैंने 5 ईयर टेक्नोलॉजी एडवांस आपको बताया था ये, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही, तो हमारे पास जो कंप्यूटेशन पावर थी वो भी इंक्रीज़ होती रही। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि 1082 किलोहर्ट्ज़ से इंक्रीज़ होके 200 मेगाहर्ट्ज़ तक जो हमारी कंप्यूटेशन पावर थी पहुँच गई। मगर जब हमारे पास ये तो उस केस में था जब हमारे पास सिंगल कोर था, कि जैसे-जैसे हमने कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज़ की तो हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी। अच्छा, मगर जैसे ही मल्टी कोर की अगर हम लोग बात करें, जो ही हमारे पास मल्टी कोर का कॉन्सेप्ट आया, तो आइडियली तो ये होना चाहिए था कि हमारे पास जैसे-जैसे हमने कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज़ की है, मतलब प्रोसेसर की कंप्यूटेशन पावर, जैसे हमने वो इंक्रीज़ की उससे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है लीनियरली तौर पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी एक्स्पोनेंशियल तौर पे इंक्रीज़ हो रही है। तो वैसा हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक बॉटलनेक आ जाता है। उस बॉटलनेक को हम लोग कहते हैं कि मेमोरी एज़ ए बॉटलनेक। क्यों? क्योंकि हमने नो डाउट नंबर ऑफ कोर्स जो हैं मल्टी कोर के अंदर ये है कि अब आपके पास जो प्रोसेसर्स की कोर हैं वो एक नहीं होगी, वो मल्टीपल कोर 2, 4 इस तरह हमारे पास कोर्स होंगी, मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर कोर्स होंगी। तो हमने नंबर ऑफ कोर्स तो इंक्रीज़ की, कंप्यूटेशन कैपेसिटी भी इंक्रीज़ की, मगर जो हमारे पास मेमोरी की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई है, मगर मेमोरी की प्रोसेसिंग पावर जो है या मेमोरी की रीड एंड राइट पावर जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुई। तो मेमोरी की बॉटलनेक की वजह से हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटेशन कैपेसिटी जो है वो उतना इंक्रीज़ नहीं हो सकती। रीज़न ये है कि हमारे पास मेमोरी ने जो है वो बॉटलनेक क्रिएट किया। अच्छा, तो इधर हमारे पास जो इसका नुकसान क्या हुआ कि हमारे पास पहली चीज़ तो ये कि जो हमने हार्डवेयर के अंदर इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आए, तो वो जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अंडर यूटिलाइज़ हो रही हैं। दूसरा ये कि हमारे पास प्रोग्रामिंग का बॉटलनेक आ रहा है कि हम जो है वो मल्टी कोर आर्किटेक्चर से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसको हम लोग कैसे, इस गैप को हम लोग कैसे कम से कम कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश होगी इस कोर्स के अंदर उसको देखा जाए, उस एस्पेक्ट को देखेंगे कि ये जो गैप है बिटवीन द कंप्यूटेशन कैपेसिटी और जो परफॉर्मेंस है उसको कम किया जाए, कि हमारी कोशिश होगी कि परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर अचीव करें। उसको बेहतर अचीव करने के लिए हमारे पास कोर्स के अंदर जो है वो 3 तरीकों से हम लोग देखेंगे। एक पहला जो तरीका होगा वो होगा शेयर्ड मेमोरी की प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं। दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के थ्रू, और थर्ड वन जो है वो हाइब्रिड है। अच्छा, जो शेयर्ड मेमोरी है उसके अंदर होगा ये कि हमारे पास एक प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे, वो एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहे होंगे। उस केस के अंदर हम लोग मल्टी थ्रेडिंग करके तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे इस केस में मैंने देखा कि नंबर ऑफ थ्रेड्स हमने बना दिए थे एक एप्लीकेशन पे। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप मल्टीपल कोर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाएँ और उनके थ्रू अचीव करें, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी की प्रोग्रामिंग होती है। और थर्ड तरीका ये है कि अगर आपके पास हाइब्रिड सिस्टम हो जिसमें आपके पास कुछ पोर्शन ऑफ कोड जो है वो कोर्स के ऊपर रन हो, मल्टी कोर के आर्किटेक्चर पे रन हो, और कुछ पोर्शन ऑफ कोड जो है जीपीयू के ऊपर रन हो। उस तरह की जो कंप्यूटेशनल एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पास भी परफॉर्मेंस को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। तो इस पूरे कोर्स के अंदर हमारा गोल ये होगा कि परफॉर्मेंस को इसी तरह इंक्रीज़ किया जाए और कंप्यूटेशनल कैपेसिटी के करीब-करीब लेकर आया जाए। ठीक है? तो इस कोर्स का जो ओवरऑल थीम है वो मैंने आपको समझा दिया। कोई सवाल है तो पूछ लें अभी।
एनीवन फ्रॉम द क्लास, कोई सवाल? की आवाज़ नहीं आ रही, कोई पूछ रहा था। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं। तो कुछ इस तरह से है कि आज से तकरीबन 10 या 15 साल पहले हमारे पास 2 तरीके थे कि हम लोग परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज़ कर सकें या इम्प्रूव कर सकें। पहला तरीका ये था कि ये जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है उसको आप इंक्रीज़ करें। क्लॉक फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि जो प्रोसेसर की स्पीड है उसको आप इंक्रीज़ करें तो हम आपके पास जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि अगर परफॉर्मेंस आपने इंक्रीज़ करनी है और क्लॉक स्पीड भी आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो आप इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज़्म को आप एक्सप्लॉइट करें कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट हों। उससे क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर हो जाएगी। तो 2 तरीके से हम लोग अचीव कर सकते थे। मगर अब जो है वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास मज़ीद 3 तरीके हैं, उनसे भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 2 तो तरीके क्यों फ़ेल हो गए, तो पहला वजह तो ये है कि जब हमने सिंगल कोर आर्किटेक्चर था, सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर था, उसमें कुछ हमारे पास इस तरह से होता था कि माइक्रो प्रोसेसर इधर होता था, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ये रहा हमारे पास, उसके अंदर सीपीयू है, रजिस्टर है, देन इंस्ट्रक्शंस हैं, और हमारे पास सीपीयू जो है वो एक ही है। देन उसके अलावा फिर हमारे पास लेवल 2 कैशे है, लेवल 3 कैशे है, उसके बाद रैम है, देन वर्चुअल मेमोरी है। तो हमारे पास जो साइज़ है, जितना कम होगा सिंगल प्रोसेसर का, उतनी हमारे पास स्पीड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी स्पीड जो होगी कम होगी। तो कोशिश ये थी कि साइज़ कम किया जाए या नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर ऑन द चिप उसको इंक्रीज़ किया जाए, ताकि आपके पास जो मूर्स लॉ है वो यही कहता था कि आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर ऑन द चिप जितने ज़्यादा होंगे, उतनी आपके पास जो सिंगल प्रोसेसर की स्पीड है वो ज़्यादा हो सकती है। मगर जैसे ही हमारे पास मल्टी कोर आर्किटेक्चर आया तो ये जो चीज़ थी वो फ़ेल हो गई। अच्छा, देन अगर मेमोरी हायरार्की की बात करें बेस्ड ऑन स्पीड और जो कॉस्ट है, तो जो हमारे पास हाईएस्ट स्पीड जो अचीव होती है वो सीपीयू या रजिस्टर्स के अंदर अचीव होती है। उसके बाद फिर हमारे पास कैशे मेमोरी या उसके बाद फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर अचीव होती है स्पीड। सबसे जो स्लोएस्ट होते हैं वो हमारे पास हार्ड डिस्क या फ्लैश होती है, ये जो कि परमानेंट स्टोर होती हैं। जिनकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी उनकी स्पीड भी कम होगी। जिनकी मेमोरी कैपेसिटी जिसकी कम होगी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास कुछ मेमोरी आर्किटेक्चर था। अच्छा, अब पैरेलल कंप्यूटिंग की अगर बात करें, तो पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है कि इससे पहले हमारे पास एक चीज़ थी सीरियल कंप्यूटिंग। सीरियल कंप्यूटर के अंदर ये था कि आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगी, उसको हम लोग डिस्क्रीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर डिवाइड करते हैं, और हर जो इंस्ट्रक्शन है उसको सिक्वेंशली तौर पे वन एंड आफ्टर अदर एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब और पहले पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, सो ऑन। और ये जो था सीरियल कंप्यूटिंग, ये हमारे पास सिंगल प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट करते थे, और इसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती थी एक टाइम के ऊपर, और बाकी जो इंस्ट्रक्शन थी वो वेट करती थी। अच्छा, पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर क्या है? पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर ये है कि हमने प्रॉब्लम को तो डिवाइड किया है नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्ट्स के अंदर, मगर वो जो पार्ट हमने, सपोज़ ये हमारे पास एक प्रॉब्लम स्पेस थी, इसको मैंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, या प्रॉब्लम कह लें या ये एक प्रोसेस कह लें, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़बान में बात करें, तो एक प्रोसेस था, उसको मैंने 4 थ्रेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने उन 4 थ्रेड्स के अंदर डिवाइड किया, ये तो हमारे पास हमने सीरियल कंप्यूटिंग के अंदर भी किया था कि हमने जो प्रॉब्लम थी उसको डिवाइड कर दिया था थ्रेड्स के अंदर। मगर यहाँ पे जो हर थ्रेड है, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उस थ्रेड के अंदर भी हमने उस इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड कर दिया। और अब जो ये हर थ्रेड है या जो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर रन कर सकती हैं एक ही टाइम के ऊपर मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस केस में ये होगा कि जो थ्रेड 1 है वो प्रोसेसर 1 के पास जाएगा, थ्रेड 2 की इंस्ट्रक्शन होंगी वो प्रोसेसर 2, और थ्रेड 3 की प्रोसेसर 3 के पास, और थ्रेड 4 की प्रोसेसर 4 के पास। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी प्रॉब्लम स्पेस थी या जो प्रोसेस था, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो जो हमारे पास प्रोसेस था वो एक ही टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो गया, बजाय इसके कि वो उसके जो सीक्वेंस जो अगर सीक्वेंशियल कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो वो
वन एट अ टाइम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें क्या है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं हर प्रोसेसर के ऊपर रन हो सकती हैं, एक ही टाइम के ऊपर कंकरेंटली तौर पर रन हो सकती हैं। हाँ, अलबत्ता ओवरऑल जो प्रोसेस है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है अमंग द थ्रेड्स या अमंग द इंस्ट्रक्शंस, ताकि आपके पास ओवरऑल कंट्रोल हम लोग मैनेज कर सकें। अच्छा, जो पैरेलल कंप्यूटिंग है इसके अंदर बात करें तो जो हमारे पास इधर जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होगी उसको अगर बात करें तो वो किस तरह की हो सकती है या किस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग पैरेलल के ऊपर रन कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसकी हम लोग मज़ीद सब डिवीज़न कर सकें, उस तरह की प्रॉब्लम जो है हम लोग उस तरह की कंप्यूटेशन प्रॉब्लम जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर उसको हल कर सकते हैं। और वो जो आपने उस प्रॉब्लम को मज़ीद सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको उसके अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मल्टीपल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो हैं वो किसी भी टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती हों। ऐसा ना हो कि कोई डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाएँ। अगर डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएँगे तो फिर हमारे पास पैरेलल कंप्यूटिंग फेल हो जाती है। उसमें फिर हम लोग इस कोर्स के अंदर देखेंगे कैसे उस डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को हम लोग इंडिपेंडेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो कंप्यूटेशनल रिसोर्स हमें चाहिए होगी, वो किस तरह की होगी कि हमारे पास सिंगल कंप्यूटर हो सकता है मगर उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स या कोर्स हों। तो जो पैरेलल कंप्यूटिंग का जो हमारे पास सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास ऐसा कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आपके पास मल्टीपल कोर्स अवेलेबल हों, ठीक है? या फिर अगर आपके पास ऐसा नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि आप मल्टीपल जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज़ हैं, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज़ सिंगल कोर आर्किटेक्चर वाली डिवाइस है और उस जैसी आपके पास 4 या 5 डिवाइसेज़ हैं, उनको आप कनेक्ट कर दें यूज़िंग अ बस, तो वो हमारे पास फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट बन जाती है। तो या फिर आप सिंगल कोर डिवाइसेज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, वरना फिर आपके पास जो है वो ऐसी डिवाइस है जो कि मल्टी कोर आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। तो उस केस के अंदर फिर हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग की जो प्रॉब्लम है, उसको फिर हम अ, फास्टर तौर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये 2 हमारे पास रिसोर्सेज़ होनी चाहिए, या अगर इसके अलावा जैसे आजकल हाइब्रिड आर्किटेक्चर आ रहा है कि आपके पास मल्टीपल कोर्स भी होती हैं, उसके साथ हमारे पास जीपीयू भी होता है। तो वो अगर आपके पास आर्किटेक्चर है देन वो आपकी बहुत अच्छी बात है। देन इसके अलावा हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइपलाइनिंग का। अच्छा, अभी तक का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो हमारे पास स्पीड को बढ़ाने के लिए मेथड है, तो वो कैसे फील हुए थे जो सर पहले आप बात कर रहे बेटा आप अगर अपना माइक थोड़ा करीब कर लो, आपकी आवाज़ बहुत अ, पीछे से आ रही है, जैसे काफ़ी दूर से गुजर रही हो। थे? अब सही है नहीं, अभी भी सही नहीं आ रही। सर? अब सही है सर? आप बेहतर है, बताओ। अ, सर मैं ये कह रहा था कि अभी आपने 10 साल पहले जो दो मेथड बता रहे थे कि वो फेल हुए थे, तो वो किस वजह से फेल हुए थे वो ज़रा दोबारा बता दें? अच्छा, ये जो फ़ेल हो गए, वो अभी हम लोग आगे देख लेते हैं क्यों फ़ेल हो गए। अच्छा, चलो वैसे मैं बता देता हूँ कि पहली रीज़न तो ये थी कि हमारे पास पहला जो तरीका था जिसको हम लोग इस्तेमाल करके परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते थे, वो था कि आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करें, या जिसको हम लोग प्रोसेसर की स्पीड कहते हैं उसको इंक्रीज़ करें। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रोसेसर्स हैं, उनकी एक स्पीड लिमिट है, उससे ज़्यादा हम लोग अचीव नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली तौर पे अगर बात करें तो हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो स्पीड है वो ऐसी स्पीड है किसी भी सिंगल प्रोसेसर की या किसी भी प्रोसेसर की, कि उससे ऊपर अगर आपने 5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की अगर आप बात करें तो हमारे पास वो पॉसिबल नहीं है क्लॉक स्पीड अचीव करना। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर आप जाते हैं प्रोसेसर स्पीड को लेके जाते हैं, तो आपके पास अनस्टेबल कंप्यूटिंग हो जाती है, कि उस केस के अंदर हमारे पास जो कंप्यूटेशनल डिवाइस है वो हमारे पास स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं देती, बल्कि वो डिक्लाइन करने लग जाती है परफॉर्मेंस के अंदर। तो एक सर्टेन लिमिट है, उससे ज़्यादा हम लोग क्लॉक फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं कर सकते थ्योरेटिकल तौर पे। प्रैक्टिकल तौर पे अगर बात करें तो हमारे पास 4 या 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक सिंगल कोर के ऊपर हम लोग अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी टर्बो। जैसे आजकल तो हमारे पास टर्बो का कॉन्सेप्ट आ गया है, मगर टर्बो के अंदर भी हम लोग 5 गीगाहर्ट्ज़ या ओवरक्लॉक करके 6 या 7 गीगाहर्ट्ज़ तक अचीव कर सकते हैं।
मतलब ओवर क्लॉकिंग का हमारे पास नुकसान ये होता है कि हमारी जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं उनको हीटअप बड़ी जल्दी होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास कूलिंग सिस्टम बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो पहला जो तरीका था वो फेल इस वजह से हो गया कि हमारे पास जो क्लॉक स्पीड है उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा हम लोग अचीव नहीं कर सकते। दूसरा जो तरीका था जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है, तो वहाँ पे मसला ये आता था कि हमारे पास सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, जिसके लिए हमारे पास जो कंप्यूटेशनल मशीन है उसकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस की चाहिए। तो इस वजह से हमारे पास इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म जो है वो भी आगे देख लेते हैं वो क्यों ख़त्म हो जाती है, कि जिसमें हमारे पास एक एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हम लोग मज़ीद इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आईएलपी जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, वो क्यों टैप आउट हो जाती है। इन दोनों को मज़ीद डिटेल में अभी इसी लेक्चर में देख लेते हैं। अच्छा, ओके सर। तो फिर सर एक पाइपलाइनिंग की मैं जी, पैरेलल में सर आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी तो वो कॉल होंगी। तो अगर डिपेंडेंट हमारी कोई अगर इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो उसको किस तरह हम कॉल करेंगे? अच्छा डिपेंडेंट अगर इंस्ट्रक्शन आ जाएँगी तो उस केस में हमारे पास अ, उसको हम लोग उन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को कोशिश करते हैं कि मज़ीद डिवाइड कर लिया जाए कुछ पोर्शंस के अंदर, या उसको हम लोग क्रिटिकल सेक्शंस, या जिसको आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मॉनिटर्स या सेमाफोर से कॉन्सेप्ट के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सेक्शंस या एटॉमिक इंस्ट्रक्शन या रिडक्शंस के मेथड्स के थ्रू हम लोग फिर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं। ठीक है, ओके। देन हमारे पास पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा हार्डवेयर लेवल का कॉन्सेप्ट है। आप सबने शायद कंप्यूटर आर्किटेक्चर या असेंबली के कोर्स के अंदर पढ़ा होगा। पाइपलाइनिंग के अंदर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ली जाती है वो है अ, कपड़े धोने की एग्जांपल। उसमें क्या होता है कि पहले हम लॉन्ड्री की जो एग्जांपल है उसमें ये करते हैं कि पहले वॉश होते हैं कपड़े, उसके बाद फिर स्पिन के अंदर जाते हैं, देन उसके बाद फिर हम उसको हैंग कर देते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज़ 4 बंदों ने वॉशिंग का पूरा प्रोसेस करना है, तो अगर पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट ना हो तो ये हो सकता है कि सपोज़ जैसे 30 मिनट्स लग रहे हैं एक कपड़े वॉश होने के लिए, देन उसके बाद 40 मिनट्स लग रहे हैं उसको क्या कहते हैं स्पिन होने के लिए, देन आखिरी जो 20 मिनट्स हैं उसमें वो फिर साफ़ होके और सुखाए जाते हैं। तो एक जो बंदा है वो तकरीबन 90 मिनट्स, सॉरी 70, हाँ 90 मिनट्स ले रहा है। तो अगर शाम 6 बजे आप स्टार्ट करें, 4 बंदे हों तो रात के 12 बज जाएँगे। तो इसको कैसे पाइपलाइन के अंदर हम लोग रिज़ॉल्व कर सकते हैं? तो ये हो सकता है कि जो ही आपके पास पहली रिसोर्स खाली हुई है, जैसे इस केस में क्या है कि हमारे पास फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद जो है वो वॉशिंग मशीन खाली हो गई थी। तो जो नेक्स्ट बंदा है वो उस वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल कर ले। तो ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो रिसोर्स फ्री होती जाए उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वाले रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाए और वो फिर उसको इस्तेमाल कर लें। तो इससे क्या हुआ, इस सारे से हमारे पास तकरीबन 3.5 आवर्स जो हैं वो बच जाएँगे एज़ कम्पेयर टू हम लोग रात के 12 बजे तक 4 बंदे होते हैं, सीक्वेंशियल तौर पे एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं। तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से कि आपके पास जो रिसोर्स फ्री हो जाए उसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस के पास लोकेट कर दिया जाए ताकि आपके पास एफिशिएंट तौर पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, देन हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म थी उसकी हम लोग बात कर रहे थे। एक्सेशन लेवल पैरेललिज्म में क्या होता है कि आपने जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको एक लेवरेज प्रोवाइड की होती है कि पैरेलल तौर पे आप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हो। अगर आपके पास डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन हुई तो उनको फिर हम लोग इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन हुई तो क्या होगा कि एक इंस्ट्रक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी, तो तो जो आपके पास प्रोसेसर्स होंगे वो हर इंस्ट्रक्शन को हर प्रोसेस जो होगा वो अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकेगा, और इससे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पैरेलल के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगी साइमल्टेनियसली तौर पे। तो आपके पास जो प्रोग्राम की जो करेक्टनेस है उसका भी इम्पैक्ट नहीं होगा, और अलबत्ता जो आपके पास जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होगी वो बेहतर अचीव होगी।
मगर यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो प्रोसेसर्स होते हैं वो डायनेमिक के तौर पे फाइंड करते हैं एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को किसी भी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस के अंदर और देन उनको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो जब आपने फाइंड करना है किसी प्रोसेसर में डायनेमिक तौर पे फाइंड करना है किसी भी इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और इसके लिए फिर हमारे पास फाइंडिंग के लिए सर्चिंग के लिए जो है वो फिर सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन चाहिए। तो ये इस वजह से हमारे पास फिर आईएलपी जो है वो इतनी बेहतर परफॉर्मेंस अचीव नहीं करता। आईएलपी का अगर मसले की बात करें तो आईएलपी का मैंने आपको मसला समझा दिया कि हमें यहाँ पे डायनेमिकली तौर पे फाइंड करना होता है कि कौन सी आपके पास इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो अगर पहला जो मसला था, ये जो पहला जो तरीका था जिसमें हम लोग प्रोसेसर की कह लें कि स्पीड इंक्रीज़ करते थे, तो हमारे पास परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती थी। तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस कलर में यहाँ पे हाईलाइटेड है। ये कि प्रोसेसर क्लॉक स्पीड आपने इंक्रीज़ की, तो आपके पास ये देख सकते हैं, ये आपने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन द चिप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो प्रोसेसर स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है मूर्स लॉ के अकॉर्डिंगली। मगर ये ग्रीन में जो लाइन है ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डेंसिटी है या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन द चिप है। तो और ये जो ब्लू की लाइन है ये आपके पास क्लॉक फ्रीक्वेंसी या क्लॉक स्पीड को बता रही है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो क्लॉक स्पीड थी वो इंक्रीज़ होगी, मगर एक हद तक इंक्रीज़ होगी वो जैसे ही मैंने आपको बताया कि 4 गीगाहर्ट्ज़ या 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की हम लोग क्लॉक स्पीड अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिकल तौर पे, उससे ऊपर फिर हम अचीव नहीं कर सकते। एक वजह ये होगी। दूसरी वजह ये थी कि हमारे पास हमने जो पावर टू द प्रोसेसर थी वो भी इंक्रीज़ करके देखी, उससे भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ये लाइट ब्लू जो आई है। देन हमने आईएलपी को इस्तेमाल करके देखा। आईएलपी में इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज़्म थी। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज़्म की भी एक हद तक बेनिफिट्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि उससे ज़्यादा फिर हम लोग बेनिफिट्स अचीव नहीं कर सकते। तो इन आईएलपी से जो हमें तकरीबन परफॉर्मेंस मिलती है, वो अराउंड 8x पे हमें परफॉर्मेंस मिल रही थी। उससे ज़्यादा हम लोग 8x से ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए। तो रीज़न ये है कि उसमें फिर हमें जो फाइंडिंग इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को फाइंड करने में जो टाइम लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू उसकी ओवरऑल प्रोसेसिंग। तो जो आईएलपी है वो भी यहाँ पे फेल हो जाती है और जो पहली वाली थी कि हम लोग फ्रिक्वेंसी को स्केल करते जाएँ वो भी फेल हो जाती है। तो आईएलपी के जो चैलेंजेस की बात करें तो क्लॉक फ्रिक्वेंसी हमारे पास पाइपलाइनिंग लिमिट्स के करीब-करीब पहुँच गई थी, जिस वजह से हमारे पास क्लॉकिंग ओवरहेड जैसे हम लोग देख सकते हैं कि प्रोसेसर की जो स्पीड है, ये जो क्लॉक स्पीड है वो हमारे पास जो पाइपलाइन की एक लिमिट होती है उससे उसके करीब-करीब पहुँच गई। तो उससे ये होगा कि आपके पास मज़ीद आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्लॉकिंग ओवरहेड आता है आपके पास। देन जो इंस्ट्रक्शंस थी वो हमारे पास फिर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस भी आने लगी और दूसरी साइड पे हमारे पास जो मेमोरी के अंदर रीड और राइट के ऑपरेशंस थे, क्योंकि मेमोरी का साइज़ भी इंक्रीज़ होता रहा, मगर मेमोरी के अंदर जो रीड और राइट की स्पीड थी वो इतनी कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं हुई, जिस वजह से हमारे पास जो आईएलपी था वो फेल होता गया। मेमोरी का मेरा यहाँ पे मतलब जो है वो मेन मेमोरी है जिसको हम लोग हार्ड हार्ड ड्राइव कहते हैं। नो डाउट उसमें हमने फिर हार्ड ड्राइव से एचडी से हम लोग कन्वर्ट किया है यूजिंग एसएसडी या फिर इंटेल ऑक्टेन आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि फास्ट एग्जीक्यूट हो जाए जिसके, मगर उसकी भी फिर हमारे पास कुछ ना कुछ लिमिट्स होती हैं, उससे मज़ीद हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर सकते। तो डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी जिनके इश्यूज़ की वजह से हमारे पास आईएलपी के जो एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा हम लोग अचीव नहीं कर सकते। आईएलपी की जो लिमिटेड जो लिमिटेशंस हैं उनको मज़ीद हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि हम लोग मल्टी कोर आर्किटेक्चर के ऊपर शिफ्ट हो जाएँ, जिसके अंदर हमारे पास एक प्रोसेसर नहीं होगा मगर मल्टीपल प्रोसेसर होंगे और मल्टी थ्रेड आर्किटेक्चर भी होगा। मल्टी कोर प्लस मल्टी थ्रेड आर्किटेक्चर जो है वो आईएलपी की जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करता है। देन उसके अलावा हम लोग डेटा लेवल पैरेललिज़्म भी अचीव कर सकते हैं। कि जो दोनों तरीके हैं इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर वो भी हम लोग देखेंगे डिटेल के साथ विद प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट। ठीक है? अच्छा, देन ये तो अभी हमने बात की थी ना आईएलपी को, वो सिंगल कोर की थी। देन हमारे पास मल्टी कोर का ट्रेंड आया। मल्टी कोर का ट्रेंड जो था उसमें ये था कि अब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन द चिप मज़ीद इंक्रीज़ करने से हमारे पास कोई इतनी ख़ास सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, क्लॉक स्पीड इम्प्रूव करने से भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। तो इसमें ये किया कि एक चिप के ऊपर मल्टीपल कोर्स या मल्टीपल प्रोसेसर एम्बेड कर दिए। उससे क्या हुआ कि हमारे पास परफॉर्मेंस जो थी वो एज़ कम्पेयर टू सिंगल आर्किटेक्चर या आईएलपी या पाइपलाइनिंग उससे काफ़ी बेहतर अचीव हो गई। तो इसमें अगर बात करें तो कुछ ऐसा ट्रेंड आया कि पहला जो मल्टी कोर आर्किटेक्चर था वो आईबीएम पावर 4 था।
उसने इंट्रोड्यूस किया था। उसमें नंबर ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, उसमें 4 कोर्स थी। इसी तरह पे 4 क्वाड कोर का आर्किटेक्चर है, ऑक्टा कोर का आया, ठीक है। इस तरह पे आजकल जो है वो हमारे पास इंटेल हैज़वेल जो है वो 18 कोर्स के ऊपर भी काम करता है। आप आजकल देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंप्रूवमेंट आती गई टाइम के साथ साथ मल्टी कोर आर्किटेक्चर के ऊपर। उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर होती गई। देन इसको फिर हम लोग मज़ीद कैसे इम्प्रूव करते हैं, इस आर्किटेक्चर के अंदर भी हम लोग एक हाइब्रिड कर लेते हैं। मल्टी कोर प्लस जीपीयू अगर हम लोग कर लें कि मल्टी कोर की भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम लोग अचीव नहीं कर सकते परफॉर्मेंस। देन उस लिमिट को अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए फिर हम लोग जीपीयूज़ लगा लेते हैं। जीपीयूज़ का फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास जो हाई परफॉर्मेंस या क्या बात करें ऐसी प्रोसेसेस जिनमें आपके पास मेमोरी कंजम्पशन या प्रोसेसर की कंजम्पशन ज़्यादा हो, उनको फिर हम लोग जीपीयूज़ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को जिनमें अगर बात करें गेम्स हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस हैं या और भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पे चाहती हैं, तो उनको फिर हम लोग जीपीयूज़ पे शिफ्ट कर देते हैं। जीपीयू इटसेल्फ एक इनहेरिटेड पैरेललिज्म के ऊपर काम करते हैं। तो उस वजह से हमारे पास हाइब्रिड जो होता है आर्किटेक्चर, वो बेहतर परफॉर्मेंस अचीव करता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी कोर के लिए। अच्छा, इसमें कुछ हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर्स की। उनमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है वो इंटेल का जो और एक आर्किटेक्चर है जिसमें आपके पास इंटेल i7 था, 6th जनरेशन। इसमें पहली दफ़ा जो कोर आर्किटेक्चर था मल्टी कोर, उसके साथ जीपीयू को भी इंटीग्रेट किया गया था। इसमें ये था कि क्वाड कोर आर्किटेक्चर था और फिर मल्टीपल कोर्स ऑफ जीपीयूज़ थे, उनको भी इंटीग्रेट किया था एक सिंगल चिप के ऊपर। उससे फ़ायदा ये हुआ था कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर हो गई। इंटेल स्काईलेक जिसको कहते हैं 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, 6th जनरेशन। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास जो क्वाड कोर की इटसेल्फ परफॉर्मेंस बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू डुअल कोर या सिंगल कोर। देन उसको फिर मज़ीद इम्प्रूव किया था हमने यूजिंग द इंटीग्रेटेड जीपीयू। अच्छा, फिर एक और ट्रेंड आया कंप्यूटिंग के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं ज़ियोन का, इंटेल ज़ियोन प्रोसेसर। इंटेल ज़ियोन प्रोसेसर जो है वो अ, बहुत ही सिंपल एक तरीके को फ़ॉलो करते हैं। आपके पास अगर सिंगल कोर सिंपल ए x86 की कोर्स हैं, 61 मतलब 1.3 गीगाहर्ट्ज़ की सिंगल कोर्स हैं। उनको अगर आप वैसी 61 कोर्स को एक सुपर स्केलर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए इंटीग्रेट कर लें सिंगल चिप के ऊपर, तो वो ज़ियोन आर्किटेक्चर को फ़ॉलो करता है जिसमें आपके पास 61 कोर्स हैं x86 आर्किटेक्चर की, जिनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 1.3 गीगाहर्ट्ज़ है। और ये जो है इसकी ओवरऑल जो कंप्यूटेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर 61 नंबर ऑफ़ कोर्स हैं और हर कोर की जो स्पीड है 1.3 गीगाहर्ट्ज़ है। इससे क्या हुआ, इससे आपके पास जो सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस थी उनको हम लोग टारगेट कर सकते थे और काफ़ी चीप प्राइस के अंदर आपके पास सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस को हम लोग प्रोसेस कर सकते थे। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और आया था एनवीडिया मैक्सवेल। ये GTX ग्राफिक कार्ड था, पहला जीपीयू जो कि कमर्शियल तौर पे अवेलेबल था। पहला तो नहीं कह सकते, काफ़ी एक ट्रेंडिंग जीपीयू था GTX 980, ये जिसमें आपके पास 16 प्रोसेसिंग ब्लॉक्स थे और हर ब्लॉक जो था उसके अंदर अराउंड 20 कोर्स थी। तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ कोर्स थी वो 300 प्लस नंबर ऑफ़ कोर्स पे आपके पास जीपीयू अवेलेबल था। तो जो ये इस वजह से मशहूर हुआ था कि इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ कोर ज़्यादा थी और नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स जो थे प्रोसेसिंग ब्लॉक वो ज़्यादा थे। तो हमारे पास जो ये वाला जीपीयू है काफ़ी वो एनवीडिया का हिट हो गया। देन हमारे पास अब 2014-15 के अंदर एक मोबाइल कंप्यूटिंग या जिसको हम लोग कहते हैं स्मार्टफ़ोन्स का एक कॉन्सेप्ट आ गया था। स्मार्टफ़ोन्स के अंदर हमें इस वक़्त एक प्रॉब्लम मिल रही थी, वो ये थी कि हमारे पास जो गेम्स हैं, क्योंकि उस टाइम तक जितने भी स्मार्टफ़ोन्स थे उनके अंदर हमारे पास जीपीयू एम्बेडेड नहीं था। तो उधर मसला ये आता था कि अगर आप गेम्स या हाई रेज़ोल्यूशन एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करें तो आपकी जो बैटरी जो कंज़म्पशन थी वो काफ़ी फ़ास्ट हो जाती थी, या आप बात करें बैटरी जो थी वो बहुत जल्दी कंज़्यूम हो जाती थी और डाई हो जाता था। आपका सेल फ़ोन जो होता था वो बैटरी कंज़्यूम कर लेता था और आप जो थे वो मज़ीद कंप्यूटिंग नहीं कर सकते थे। तो एप्पल का जो आईफ़ोन 6 था या एप्पल A9 जो आर्किटेक्चर था उसके अंदर डुअल कोर सीपीयू था, जो प्रोसेसर था वो डुअल कोर था। उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि डुअल कोर से फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास एक तो उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर थी
एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर था, प्लस उसके अंदर में जीपीयू को और इमेज प्रोसेसर को एम्बेड कर दिया एक ही चिप के ऊपर। फ़ायदा ये हुआ कि जो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस थी वो भी कंफर्टेबल थी और आपके पास एनर्जी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही थी। तो इसको देखते हुए एप्पल A9 आर्किटेक्चर को देखते हुए इसी तरह मोबाइल कंप्यूटिंग के ऊपर काम हुआ, जिसमें आपके पास सिंगल चिप के ऊपर जो है वो आप एनर्जी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ कर सकते थे, एनर्जी एफिशिएंट भी बना सकते थे प्रोसेसर को, और आपके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग भी आप अचीव कर सकते थे। तो इसको देखते हुए फिर हमारे पास अब जो है वो मोबाइल प्रोसेसर्स आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑक्टा कोर्स होती हैं और बेस फ्रिक्वेंसी जो होती है, जैसे आपके पास स्मार्टफ़ोन्स हैं उनके अंदर ऑक्टा कोर टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही होती है, और जो बेस फ्रिक्वेंसी होती है 1.2, 1.3, 1.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है। मगर साथ-साथ वो बैटरी लाइफ़ भी उनकी बेहतर होती है। वो रीज़न ये है कि एक तो बैटरी मतलब बैटरी की भी पावर या जो रेटिंग है वो भी इंक्रीज़ होती गई, मगर साथ-साथ जो आपके पास नंबर ऑफ़ कोर्स हैं उससे भी इंक्रीज़ करने से, प्लस परफॉर्मेंस जो उनकी कोर की जो स्पीड है वो अगर आप कम रखेंगे तो उतनी वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट रहेगा। प्लस उसमें फिर ग्राफिक कार्ड्स अगर आप लगा लें मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर, तो उससे भी आपके पास जो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन हैं, जो गेम्स हैं या ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, वो आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अगर बात करें हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की, तो इधर एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास जीपीयूज़ या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर वो लोग फॉलो करते हैं, और मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स को वो कंबाइन करते हैं एक रैक के अंदर या एक एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे फिर वो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अचीव कर रहे हैं। एक इनमें से मशहूर जो अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एसजीआई का अल्टिक सुपर कंप्यूटर है, जिसके अंदर 2300 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, वो उसके अंदर सिर्फ 2300 प्रोसेसर्स हैं, मतलब कोर्स हैं, इधर कोई जीपीयूज़ वगैरह नहीं लगे हुए। ये भी एक काफ़ी पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा हमारे पास सुपर कंप्यूटर के अंदर जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सुपर कंप्यूटिंग के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मशहूर सुपर कंप्यूटर दैट इज़ द टाइटन, या सेकंड नंबर पे आता है इस वक्त सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर, या ये लोकेटेड है ओक्स रिज नेशनल लेबॉर्ट्री यूएसए के अंदर। टाइटन के नाम से सुपर कंप्यूटर है। इसके अंदर क्या आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर ये कर रहे हैं कि 16 कोर वाला AMD प्रोसेसर लगे हुए हैं। वो नंबर ऑफ़ जो प्रोसेसर्स हैं हर 16 कोर का एक प्रोसेसर है और AMD का, और इस तरह के 16 कोर वाले जो हैं वो 18,688 प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर यूनिट्स हैं। प्लस ये तो सीपीयूज़ हो गए, प्लस इसमें एनवीडिया के 20x का जीपीयू है, और एक नहीं 18,688 जीपीयूज़ हैं। तो जीपीयूज़ प्लस सीपीयू से मिलके जो ये सुपर कंप्यूटर बना, दैट इज़ कॉल्ड द टाइटन, एंड इट कैन प्रोसेस एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इवन इट कैन फाइंड अ नीडल ऑन द अर्थ, where is a needle located if you want to find. It can perform any type of computing. तो हमने ये देखा कि टाइटन के अंदर जो है जीपीयूज़ और सीपीयू से कंबाइन करके हमारे पास काफ़ी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अचीव की जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का सिस्टम कैसे कंपोज होता है, तो जो बेसिक सा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम हो सकता है वो कुछ तरह से कि एक चिप के ऊपर 2 प्रोसेसर्स होते हैं। अच्छा, फिर उससे इंक्रीज़ होते हुए हम लोग आए कि जी सिंगल चिप के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसर्स इंक्रीज़ होके हमने मल्टीपल चिप्स लगा दी एक प्रोसेसर की, या कंप्यूटिंग कार्ड लगा दिया। उससे फिर हमने इंक्रीज़ करके नंबर ऑफ़ जो चिप्स थी, एक उनकी एक कह लें कार्ड्स बना ली, 16 कंप्यूट कार्ड बना लिए। उससे फिर इंक्रीज़ करके हमने कैबिनेट बना ली। उसमें ऐसे 32 नोड बोर्ड्स थे। उससे इंक्रीज़ करके हमारे पास फिर अब कैबिनेट सिस्टम्स हैं, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग कंपोज़ होते हैं एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर। अच्छा, पैरेलल कंप्यूटर्स की अगर बात करें, तो पैरेलल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो वर्चुअली तौर पे स्टैंड अलोन कंप्यूटर होते हैं, और अगर हार्डवेयर पर्सपेक्टिव की बात करें तो उसके अंदर मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे, लेवल 3 कैशे, देन जीपीयूज़ भी होते हैं उसके अंदर, और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस भी होते हैं, और मल्टीपल एग्जीक्यूशन कोर्स यूनिट भी होते हैं, मल्टीपल हार्डवेयर थ्रेड्स भी होते हैं। तो इस तरह का जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो यूजुअली आजकल जितने भी लैपटॉप्स या अच्छे डेस्कटॉप सिस्टम आ रहे हैं उन सब में पैरेलल कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटीज़ होती हैं।
पैरेलल कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये तो सिंगल चिप वाला पैरेलल कंप्यूटर हो गया। ऐसे मल्टीपल चिप्स के भी आप मल्टीपल नोड्स बना सकते हैं, उनको एक नेटवर्क या एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स को अगर आप कनेक्ट कर दें और वो आपस में शेयर कर रहे हो लोग, तो इस तरह का जो कनेक्टेड नेटवर्क कंप्यूटर कहलाएगा, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये भी हमारे पास क्लस्टर कंप्यूटिंग की है ब्रांच है, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके रीज़न ये है कि जितने भी, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें रियल वर्ल्ड की, तो उसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो कहीं पे बारिश हो रही है तो कहीं पे धूप है, कहीं पे टोर्नाडोज़ आ रहे हैं, कहीं पे ट्रैफिक जाम है, जो सारे जो रियल वर्ल्ड के अंदर या जो पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो पैरेलल के अंदर हो रहे हैं। तो नेचुरली तौर पे जो जितने भी इवेंट्स हैं वो जब पैरेलल के अंदर हो रहे हैं, तो हमारे पास अगर इन सारे इवेंट्स को मॉडल करना हो या इमेजिन करना हो, तो उसके लिए हमारे पास सीरियल आर्किटेक्चर नहीं फॉलो सकते। तो जैसे हमारे पास रियल वर्ल्ड वो पैरेलल के अंदर चल रहा है, तो इसी तरह हमारे पास जो कंप्यूटिंग वर्ल्ड है उसको भी फिर हम लोग पैरेलल के अंदर चला सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करें जिनमें मॉडलिंग, सिमुलेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हों, तो उसके लिए फिर हमारे पास सीरियल कंप्यूटिंग फेल जाती है, जिस वजह से हमारे को पैरेलल कंप्यूटिंग की कोई शिफ्ट नहीं है। दूसरा ये, पहला वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये कि हमारे पास हमने टाइम को अगर सेव कर लिया, जितना आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम जितना ज़्यादा लग रहा होगा, उतना इसका मतलब है कि आपकी जो जो कंप्यूटिंग मशीन है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही है। पावर कंज्यूम कर रही है, इसका मतलब है बिजली आपकी कंज्यूम हो रही है। जितनी बिजली ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, उतनी ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है? तो जितना, इसका मतलब ये है कि अगर आप टाइम को सेव कर सकते हैं, तो आप मनी को सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटिंग के वर्ल्ड के अंदर आपका जो टाइम है इसको इज़ मनी इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि जितना आपकी प्रोसेस कम टाइम लेगा, उतना वो रिलायबली तौर पे आपको सेव कर रहा होगा मनी आपके लिए। और उसके अलावा दूसरी वजह ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने को कहती हैं। तो जिस वजह से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रॉब्लम या लार्ज स्केल ऑफ प्रॉब्लम जो है वो इनेबल करते हैं हमारे पास उनको सॉल्व करने के लिए यूजिंग पैरेलल कंप्यूटिंग। जैसे कि सपोज आपने वेब सर्चेस करनी हो, डेटा प्रोसेसिंग करनी हो, मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन एवरी सेकंड के अंदर हो रही है। या सपोज अगर आप एक बैंक का सिस्टम लगा रहे हैं जिसमें आपके पास पूरे पाकिस्तान के अगर यूज़र हैं 5 करोड़ या 4 करोड़ यूज़र हैं, उन सब का अगर डाटा एक साथ पे प्रोसेस करना और आपके पास सीरियल कंप्यूटर लगाओ, तो आपका तो फिर सिस्टम बैठ जाएगा। उसके लिए फिर आपके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि आपकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो बेहतर होगी, तो आपके यूज़र्स उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे आपकी रिसोर्सेज से या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैकेनिज्म से। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कंकरेंसी प्रोवाइड करना होता है। कंकरेंसी का मतलब ये है कि आपका सिंगल कंप्यूटर रिसोर्स जो है वो एक ही टाइम पे एक ही काम कर सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्स होंगे, तो आप एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो कंकरेंसी प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग की तरफ चाहते हैं। कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकती हैं, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो भी पूछ सकते हैं। क्लियर है नो सर। सर। ओके। देन जो हमारे पास अंडरलाइन पैरेलल हार्डवेयर है, उसकी अगर बात करें तो जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, इवन लैपटॉप्स या डेस्कटॉप भी जो हैं, वो सारे जो हैं वो मल्टी कोर आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, प्लस हाइब्रिड आर्किटेक्चर को भी फॉलो कर रहे हैं कुछ कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स। तो जो पैरेलल सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेसिफिक तौर पे इंटेंड किया जाता है कि एक पैरेलल हार्डवेयर के ऊपर चलेगा जिसके पास मल्टीपल कोर्स होंगे या मल्टीपल थ्रेड्स होंगे। तो अगर सपोज़ आपके पास ऐसा कंप्यूटर है जो कि जिसके अंदर मल्टीपल कोर्स भी हैं प्लस जीपीयू भी है, मगर आप उसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो वही सिंगल कोर वाली प्रोग्रामिंग है, तो इसका मतलब है कि आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेज। तो और पोटेंशियल तौर पर आप वेस्ट कर रहे हो अपनी कंप्यूटिंग पावर को। तो और जब तक जो प्रोग्रामर है उसको अंडरलाइन हार्डवेयर की नॉलेज नहीं होगी, तब तक वो अपनी जो एप्लीकेशन है उनको फास्टर एग्जीक्यूशन में नहीं लेके जा सकता। तो अगर प्रोग्रामर को नॉलेज होगी कि मैंने इसी जो प्रॉब्लम स्पेस के अंदर रहते हुए इस को कितने कम टाइम के अंदर इस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करवा सकूँ, या प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन करूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए, तो
वो अंडरलाइनिंग हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, देन इट्स कॉल्ड एन एफिशिएंट प्रोग्रामर। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो पैरेलल हार्डवेयर है उसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, आखिरी चीज़ ये कि जो फ्यूचर है उसके अंदर भी हम लोग देखते हैं, तो जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है कंप्यूटिंग या कंप्यूटर साइंस के अंदर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स, उसके अंदर हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस हमें चाहिए, वो पैरेलल डिवाइसेस चाहिए या पैरेलल कंप्यूटर्स चाहिए या ऐसी डिवाइसेस जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सपोर्ट करती हैं, ताकि हमारे पास जो प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटिंग की प्रॉब्लम है उसको हम लोग फास्टर एग्जीक्यूट करके और बेहतर रिलायबली तौर पे उसको सॉल्व कर सकें। तो इसमें अब जैसे हमने देखा है मशीन लर्निंग की एग्जांपल है या डाटा साइंस की एग्जांपल है, डेटाबेसेस की एग्जांपल है कि जिसमें हमने डाटा माइनिंग की एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमने अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करना होता है फ्रॉम द मैनी सॉल्यूशन स्पेस और फिर उससे फाइंड करके फिर उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना होता है। तो उस सारे के लिए हमारे पास ऐसी रिसोर्स हो जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की हो या पैरेलल कंप्यूटिंग सपोर्ट है, तो उसमें हम लोग काफ़ी एफिशिएंट तौर पे उसको यूटिलाइज़ करके अपनी प्रॉब्लम स्पेस में से सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ था आज के लेक्चर के अंदर, जो कि बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी इस लेक्चर की और इस कोर्स की। तो अब आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं।